So hello everyone. In this video we are going to talk about NTSE exam. ठीक है, NTSE क्या होता है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि आपका 9th एंड 10th लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली एनसीईआरटी इसको कंडक्ट कराती है, तो इसके जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो आपको एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो हमारा पोर्शन रहने वाला है, हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एनटीएससी, एनटीएससी है क्या, व्हाट इज एनटीएससी। यहाँ पे हम लोग व्हाट इज एनटीएससी में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपका सिलेबस क्या है और आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। ठीक है, और सेकंड जो पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है वाई एनटीएससी। वाई एनटीएससी में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको एनटीएससी के एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी योर मेन मोटो टू अपीयर इन एग्जाम, और क्या आपको प्रॉफिट्स इससे होने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप। ठीक है, ऑब्वियसली स्कॉलरशिप तो हमें मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप हमको और क्या क्या हमको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाले हैं अगर हम एनटीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो ये सब हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एनटीएससी। देखो, एनटीएससी फुल फॉर्म से देखते हैं। एनटीएससी होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मोटो जो इस एग्जाम को कराने का है, इट इज मेन मोटो ये है कि टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल स्टूडेंट एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो 9th-10th क्लास में आप लोगों का इतना कोई बहुत ज्यादा एज होता नहीं है, बट if some students are capable to create their future, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे पोटेंशियल स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करती है जो कि अपने अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, जो कि 9th-10th क्लास में होने के बावजूद नेशनल लेवल के एग्जाम में compete कर रहे हैं और उस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है और दे पे यू रियली वेल। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है आपको उसके बाद अगर आप लोग ये एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, अगर जिन भी बच्चों की 9th क्लास में जो बच्चे 9th क्लास में 60% से अबव स्कोर करे हैं, जो भी बच्चे 9th क्लास में 60% से अबव स्कोर करे हैं, वो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बट व्हेन दे आर इन क्लास 10th, जो भी बच्चे 9th क्लास में 60% से अबव मार्क्स स्कोर किए हैं और फिलहाल अभी वो करंटली इन क्लास 10, अभी कौन सी क्लास में हो? करंटली इन क्लास 10th, तो वो बच्चे इस वाले एग्जाम में, एनटीएससी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी, आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों का क्लास 9th में 60% से अबव मार्क्स हैं और फिलहाल वो अभी 10th क्लास में है, 10th क्लास की स्टडी कैरी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे एनटीएससी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट होने वाला है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सेकंड है हमारा एग्जाम पैटर्न। देखो, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये जो एनटीएससी का एग्जाम है ये हमारे पास दो लेवल पे होता है। ठीक है, लेवल वन में होता है आपका स्टेट लेवल, मतलब कि आपके जितने भी स्टेट लेवल पे, लेवल वन में होता है आपके स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से, केरल, कर्नाटक, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो लेवल वन में आप सिर्फ अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ compete करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो सारे उत्तराखंड वाले बच्चों का एक साथ में टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो बच्चे क्लियर कर जाएंगे, ठीक है, लेवल वन को, यानी कि स्टेट लेवल पे जो बच्चे क्लियर कर जाते हैं, फिर वो लोग पहुंचते हैं लेवल टू पे। लेवल वन को क्लियर करने के बाद आप लोग पहुंचते हैं लेवल टू पे। लेवल वन को क्लियर करने के बाद आप लोग पहुंचते हैं लेवल टू पे। लेवल टू पे होता है आपका नेशनल लेवल का, जित नेशनल लेवल
नेशनल लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो फिर जो बच्चे अब नेशनल लेवल पे भी क्लियर कर जाते हैं, कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं, मेरिट में उनका नाम आ जाता है, सिलेक्टेड हो जाते हैं, उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। 2 लेवल में आपके एग्जाम होंगे, पहला स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल में मतलब आप अपने स्टेट के बच्चों के साथ compete करेंगे, मतलब जो भी आपके स्टेट में जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उन सबके साथ आपका कंपटीशन कराया जाएगा। कंपटीशन में क्या आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। इस तरीके से 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। पहला आपका स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे आप अपने स्टेट के बच्चों के साथ compete करते हैं। उसके बाद जो बच्चे स्टेट लेवल पे एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, मेरिट में इनका नाम आ जाता है, फिर वो सेकंड लेवल के लिए अपीयर करते हैं, जहाँ पे कि वो नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया के बच्चों के साथ, जो जितने भी बच्चे अपने अपने स्टेट से आए हैं, है ना, जितने भी बच्चों ने अपने अपने स्टेट लेवल पे एग्जाम क्लियर करा है, फिर वो सारे बच्चे आपस में नेशनल लेवल पे compete करते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो सिलेबस देखते हैं अब हम। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, तो देखो ये जो एग्जाम है हमारा, एग्जाम में मेनली हमारे पास 2 पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे पास मैथ, और सेकंड पोर्शन होता है हमारा सेट। मैथ का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये होता है स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम होता है, एग्जाम में हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। एक तो हमारा होता है मैथ का सेक्शन होता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक सेक्शन होता है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, और दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका आ जाता है, देखो ये वाला पोर्शन होता है, जो मैथ वाला पोर्शन होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क्स ईच, यानी कि 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पास मैथ के होंगे, और सिमिलरली 100 क्वेश्चन आपके पास इसके होंगे, सेट के होंगे। ठीक है, अब देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके पास क्या आ जाते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आ जाता है आपके पास ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आ जाता है, और आपके पास आ जाते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मिसिंग नंबर आ जाते हैं, मिसिंग नंबर आ जाते हैं, और क्लॉक एंड टाइम वाले आ जाते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर, है ना। तो इसी टाइप के आपके पास यहाँ पे 27 टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप लोग देखो समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप के, जो आपके नॉर्मली आपको स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जाता इनके बारे में। आपका नॉर्मल रीजनिंग होती है आपकी ना, मेंटल एबिलिटी नाम से आपको पता चल रहा है कि आपके पास खुद पे मतलब कितना सोचने सोचने समझने की पावर है। ठीक है, बट इनके वो ये सारा सिलेबस आपको बुक्स में अवेलेबल हो जाएगा, अच्छी अच्छी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, अमेजोन पे मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका आपको इजीली मिल जाती है बुक, तो आप वो बुक इसके लिए रिफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे स्कॉलिस्टिक वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या क्या होता है हमारे पास, स्कॉलिस्टिक वाले पोर्शन में हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। आता है आपका साइंस, यहाँ पे आता है आपके पास मैथमेटिक्स, यहाँ पे सोशल साइंस, और यहाँ पे आता है आपके पास मैथमेटिक्स। ठीक है, साइंस आती है आपके पास, देखो क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, तो ये आता है आपके पास 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स की आपकी साइंस आती है, 40 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आता है, और 20 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स आने आती है। ठीक है, फिर साइंस के आपके तीनों पोर्शन यहाँ पे कवर होते हैं, तीनों पोर्शन कवर होते हैं यहाँ पे। साइंस में आपके पास फिजिक्स भी आएगा, आपके पास केमिस्ट्री भी आएगा, आपके पास बायोलॉजी भी आएगा। ठीक है, सोशल साइंस में आपके पास सारे जितने भी होते हैं, आपके हिस्ट्री आ जाती है, आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, आपकी पॉलिटिक्स आ जाती है, ये सारा पोर्शन आएगा मैथमेटिक्स में।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपके मन माइंड में डाउट आ सकता है वो होता है कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं साइंस सोशल साइंस मैथमेटिक्स के हमारे पास कौन से लेवल की आती है। तो यहाँ पे ये जनरली आपको 6th to 10th आपको तैयार अपना रखना है, ठीक है। 6th क्लास टू 10th क्लास आपको अपना तैयार रखना है। बट जो मेजर पोर्शन होता है आपके पास, मेजर जो पोर्शन होता है आपके पास 9th क्लास एंड 10th क्लास का पूरा आता है, ठीक है। बाकी अगर आपको मतलब आपके पास टाइम है अच्छा, तो आपको अपना 6th to 10th आपके जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे 6th 7th 8th में बन जाते हैं, 9th 10th में तो फिर उनपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपको ये मतलब अपना 9 10th 6th to 10th वैसे आपको तैयार रखना है। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको 9th एंड 10th तो अपना तैयार रखना ही रखना चाहिए। 9th देखो, अगर अभी आप तैयारी करने बैठते हैं तो 9th क्लास तो, अगर अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं इस समय अगर आप तैयारी करने बैठते हैं तो इसका एग्जाम जो होता है आपका नवंबर में होगा, ठीक है। एग्जाम होगा इसका नवंबर में। तो फिर भी आप 9th क्लास की तो अभी आपने लेटेस्ट एग्जाम दिए ही है ना। 9th क्लास के भी आपने एग्जाम दिया, आपको सिर्फ 10th की और तैयारी करनी है और 9th का रिवीजन करना है। बट जो बच्चे भी फिलहाल 9th में हैं उनके पास अच्छा मौका है। जो बच्चे भी फिलहाल 6th में है 7th में 8th है उनके पास बहुत अच्छा मौका है ये वाले एग्जाम में अपियर होने का, ठीक है। तो आपके पास काफी टाइम है। जो 9th में बच्चे हैं, फिलहाल 9th में बच्चे हैं 8th में बच्चे हैं, उनके पास काफी ज्यादा टाइम है फिलहाल ये एग्जाम देने का, एग्जाम की तैयारी करने का। उसके बाद आता है कि भाई ये जो पेपर होता है ये होता है आपका 2 आवर्स का। सिमिलरली ये वाला जो भी एग्जाम होगा ये 2 आवर, ये भी आपका 2 आवर्स का होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से आपकी टाइमिंग रहने वाली है। ये ऐसा होता है, पहले आपका मैट का पेपर होगा, ठीक है। ये होता है आपका 2 आवर्स का। फिर आपका 2 आवर्स का ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक होगा आपका 2 आवर्स का। फिर आपका 2 आवर, फिर उसके बाद आपका 2 आवर्स के बाद आपका सेट का एग्जाम होगा, ये भी होगा आपका 2 आवर्स का। तो टोटल जब भी आपका एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है 30 जून को, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 30 जून को एग्जाम है तो आपको 30 जून को 6 घंटे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये 6 आवर्स अपने फ्री रखो, ठीक है। 2 आवर्स पहले आपका मैट का एग्जाम होगा। फिर आपको ब्रेक मिलता है, आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आपको करना है कुछ भी, थोड़ा सा आपको 2 आवर्स का ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद आपका सेट का एग्जाम होता है अगेन आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। वो भी आपका 2 आवर्स का होगा। 100 मार्क्स का मैट होता है आपका, ठीक है। और 100 मार्क्स का ही आपका सेट का भी होता है, ठीक है। मैट में आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच। यानी कि जो इसका एग्जाम है आपके पास वो हो जाता है टोटल कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 1 मार्क्स ईच होंगे। और ये आपका टोटल कितना आ जाता है, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। अब तो ये जो हमने पैटर्न बताया ये सेम पैटर्न फॉलो होता है आपका, चाहे आप स्टेट लेवल पे अपियर कर रहे हैं, सेम पैटर्न होता है आपका, सेम पैटर्न होता है आपका स्टेट लेवल पे भी, और यही पैटर्न होता है आपका नेशनल लेवल पे, ठीक है। यही सेम पैटर्न आपका फॉलो होता है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो बस डिफरेंस आ जाएगा आपका क्वेश्चंस के लेवल पे। स्टेट लेवल पे थोड़ा सा पैटर्न सेम होगा, आपका सिलेबस सेम होगा। बस ये हो जाता है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा लेवल अप करके पूछ लेते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। उसके बाद आता है आपका एग्जाम टाइमिंग, ठीक है। एग्जाम फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो एग्जाम होता है इसके जो फॉर्म आते हैं, अच्छा देखो, अपार्ट फ्रॉम कोविड 19, अगर कोविड 19 की सिचुएशन नहीं होती तो हम उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मली होता है, ठीक है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग होती है, इसके जो फॉर्म्स आते हैं, इसकी जो फॉर्म फिलिंग होती है, अभी हम कोविड की कंडीशंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोविड की कंडीशंस नहीं होती हैं तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग होनी चाहिए वो आपके सितंबर तक हो जानी चाहिए। सितंबर 2021 में इसके फॉर्म आ जाते हैं। फिर ये फॉर्म आ जाएंगे आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगे।
ठीक है। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके इसके फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नवंबर में इसका एग्जाम होता है, इसका आपका नवंबर में हो जाएगा। नवंबर 2021 में इसका एग्जाम हो जाएगा और जैन या फेब में इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ जाएगा आपका जैन में या फिर फेब के अप्रोक्स आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। कब? 2022 में, ठीक है। इसका ये सारा पोर्शन कब का था? ये सारा पोर्शन था आपका स्टेट लेवल का, जो आपकी स्टेज 1 होती है। उसका जो बच्चे यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में जो बच्चे क्लियर कर जाते हैं, इस वाले रिजल्ट को जो बच्चे क्लियर कर जाते हैं, उनका फिर दोबारा से एग्जाम होता है नेशनल लेवल को, जो इसका एग्जाम होता है, जो आप नेशनल लेवल पर कंप्लीट करोगे वो आप करोगे मई और जून में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2022, क्लियर है। तो ये सारा था फॉर्म्स के डेट वगैरह, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं कि कब कब ये आपका फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका स्कॉलरशिप क्या रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। स्कॉलरशिप देख लेते हैं। चलो ठीक है, डेट्स वगैरह हमने देख ली। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि स्कॉलरशिप क्या रहने वाला है आपका, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप क्या रहने वाला है, देखो 2021 में जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो इस एग्जाम को अपीयर करेंगे, ठीक है। अगर वो बच्चे क्लियर करते हैं सारी स्टेजेस को, यानी कि 2022 में, नेक्स्ट जून में जो आपका 22 में जो एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसके एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप तब तक पहुंच जाओगे 11th में, ठीक है। तो आपको 11th प्लस 12th में आपको मिलते हैं 1250 रुपए पर मंथ, ठीक है। 1250 रुपए मिलते हैं आपको पर मंथ, क्लियर है। ये तो हो गया आपकी 11th 12th का। फिर उसके बाद अगर आप कॉलेज जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, आप अपना ग्रेजुएशन कैरी ऑन करते हैं प्लस पीजी में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे मिलते हैं 2000 रुपीज पर मंथ, क्लियर है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलते हैं आपको 2000 रुपीज पर मंथ। फिर उसके बाद अगर आप अपना पीएचडी कैरी ऑन करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करते हैं तो वहां पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब आप ये मान के चल लीजिए कि जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब तक आप पढ़ना चाहते हैं तब तक गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है, ठीक है। ये बेसिक पे, हालांकि ये बहुत ज्यादा बेसिक पे है, बट सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के अगर आपको पर मंथ 2000 रुपीज मिल रहे हैं, 2000 रुपीज यानी कि 24,000 इन अ ईयर, फ्री के, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। बाकी आप चाहे अपना साथ में एक्स्ट्रा ट्यूशन दे सकते हैं, है ना। अदर इनकम तो अलग ही है, बट ये एक एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आ रही है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल डील, ओके। तो फिर उसके बाद अगर आप पीएचडी कैरी ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपको यूजीसी, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, आपको यहाँ पे भी एज पर यूजीसी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। क्योंकि पीएचडी आप थोड़ा यूनिवर्सिटीज के अंदर करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको पीएचडी के टाइम पे भी स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको फंडिंग मिलती है, ठीक है। तो ये तो था ऑल अबाउट एनटीएससी की, व्हाट इज एनटीएससी, व्हाट इज गोइंग टू बी स्कॉलरशिप, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। उसके बाद देखो, कोई भी काम करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मोटो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाई कि क्यों मैं ये काम करूं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप देखिए, आपने स्कॉलरशिप देखो, एनटीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो फायदे होने वाले हैं ना, जो भी आपको प्रॉफिट्स होने वाले हैं, स्कॉलरशिप उन सारे प्रॉफिट्स में से सबसे छोटा प्रॉफिट है। ट्रस्ट में, स्कॉलरशिप तो बहुत छोटा प्रॉफिट है, इससे बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको होने वाले हैं, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई एनटीएस वाई शुड यू अपीयर इन एनटीएससी एग्जाम। देखो, जो पहला पॉइंट है वो है रेपुटेशन, या फिर बोलो प्राइड, ऑनर, सब मिलता है आपको, सब,
ठीक है। ये एग्जाम क्लियर करने से आपको एक रेपुटेशन मिलती है, प्राइड मिलता है, एक ऑनर मिलता है। देखो अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। जो 9th 10th क्लास में जो 40 से 50 लाख बच्चे हर साल पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड, ओके। यू हैव क्लियर अ नेशनल लेवल एग्जाम एंड नाउ यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट। नाउ यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट। You are a recognized student for the government of India. ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल डील मैन। यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे कि मतलब लोगों की उम्र बीत जाती है बट गांव से बाहर उनको कोई नहीं आता, उनकी सिटी से बाहर उनको कोई नहीं आता। और आपने 9th क्लास में ये मुकाम अचीव कर लिया है, 9th क्लास में, ठीक है। कितना आपका एज होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में? कितना आपका एज होगा? सॉरी, 9th क्लास में नहीं, 10th क्लास में। 10th क्लास में कितना आपका एज होगा? अबाउट 15 16। यही एज होता है बच्चों का, है ना, 15 16। तो इस टाइम पे आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आपके बैंक डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें जहाँ पे वो आपको फंडिंग कर रही है। तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट होना। हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। सारे बच्चे निकाल भी नहीं पाते हैं, मुट्ठी भर बच्चे। यहाँ पे जब फॉर्म फिल करे जाते हैं तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे compete करते हैं, और कुछ मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं तो इट विल गिव यू अ प्राइड ऑफ बीइंग अ चैंपियन एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका हमको मेन जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बूस्टर। नेक्स्ट जो यहाँ पे होता है, देखो नेशनल लेवल का जब कोई बच्चा एग्जाम क्लियर करता है, ठीक है, जैसे आप फिलहाल ये मान लीजिए कि जैसे 11th और 12th लेवल पे बच्चों के लिए आईआईटी का एग्जाम होता है ना, उसी लेवल का एग्जाम है ये आपके 9th और 10th लेवल के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी बच्चों को लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए इसका नाम इतना ज्यादा नहीं है। बट ट्रस्ट मी, इट इज जो लेवल होता है ना एग्जाम का, ठीक है, जो रेपुटेशन होती है, जैसे एक बच्चा कोई आईआईटी क्रैक करता है तो उसकी जो रेपुटेशन होती है, सेम रेपुटेशन आपको एनटीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलेगी। जब आप, अगर आप कोई अपनी सिटी चेंज करते हैं, अपना स्कूल चेंज करते हैं और बाहर जाके आप बताते हैं कि यस आई एम एनटीएससी स्कॉलर, देन यू विल नो द वैल्यू ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो। अच्छा, नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप if you are a topper of your school or your class, then nobody recognized you, ठीक है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी सिटी में इतने सारे स्कूल्स होते हैं, हर स्टेट में बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है। जितने भी हमारे स्टेट, ऑल इंडिया में कितने सारे स्कूल्स हैं, और हर क्लास, हर स्कूल का कोई ना कोई टॉपर होगा। तो ये सारे स्कूल्स के टॉपर हमारे लिए मैटर नहीं करते, हमारे लिए किसी के लिए मैटर नहीं करते। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से, हरियाणा से, कहीं से भी हैं, और आप दूसरे स्टेट में जाके बताते हैं कि भाई मैं तो अपने स्कूल का टॉपर हूँ, तो नोबडी केयर्स, ठीक है। बट जब आप बताते हैं कि आप एक एनटीएससी के स्कॉलर हैं, देन एवरीबडी गिव्स यू अ वैल्यू, ठीक है। आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप खुद से देखिए ना, क्लास का टॉपर होना क्या आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकता है? क्लास का टॉपर होना, स्कूल का टॉपर होना, क्या आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ भाई आगे जाके मैं जेई का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, या फिर आगे जाके मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर लूंगा? ये सारा कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, ठीक है। बट जब आप 10th क्लास में एनटीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, जो कि ऑलरेडी एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदर से आता है कि हाँ भाई, मैंने 10th में भी तो नेशनल लेवल पे कम्पीट करा था, है ना। तो फिर क्या मैं 12th में नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकता क्या? तो ये जो अंदर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, काफी सारी चीजें यहाँ पे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। आपके अंदर जो compete करने की वो है, आपके अंदर जो कंपटीशन की भावना है, आपके अंदर जो compete करने की भावना है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हार्ड वर्क करने की आपका हार्ड वर्क पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जहाँ 9th क्लास के बच्चे ये सब सपने देखते रहते हैं कि क्रिकेटर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और घूमने जाते हैं, चिल आउट करने जाते हैं, वहां पे ये आप अपना ये सारी चीजों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी डेवलप हो जाती हैं अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन करी और बाय चांस आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो देखो ये सारी चीजें तो आपकी इंक्रीज हुई ना, जो आपकी कैपेबिलिटी है कॉम्पीट करने की एग्जाम में वो आपको पता चलेगी, आपकी हार्डवर्क पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली आपका इंक्रीज होता है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा रह गया था वरना मैं कर जाता, है ना। तो ये सारी चीजें, उसके बाद और भी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। और पॉइंट्स ये हैं, इफ यू वांट टू कैरी योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, अगर आप अब्रॉड में स्टडीज करना चाहते हैं, अगर आप अब्रॉड में स्टडीज करना चाहते हैं, तो देयर आर सम यूनिवर्सिटीज in abroad which have reserved seat for NTSC scholar। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको फायदा मिलता है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोग पता कर सकते हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, पर काफी सारी अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनटीएससी स्कॉलर्स के लिए सीट रिजर्व रखती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है अ गुड इम्प्रेशन ऑन सिलेक्शन बोर्ड इन एनी सेक्टर। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं 12th क्लास में आप लोग एनडीए के लिए अपियर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया और आप एसएसबी के लिए बैठे हैं। ठीक है, आप एसएसबी के लिए बैठे हैं, फिर देखो जब आप एसएसबी के लिए अपियर होंगे उनके सामने, तो कहीं डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से वो सब लोग चेक कर चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात स्ट्राइक कर चुकी रहेगी कि यस ही इज एन एनटीएससी स्कॉलर, और कहीं ना कहीं वो सब आपकी पोटेंशियल जो है वो पहले ही जज कर चुके होंगे। ठीक है, कि हाँ ये बच्चा तो 9th क्लास से हार्ड वर्किंग है, ठीक है, 9th क्लास से ही अपनी चीजों को लेके इतना ज्यादा सीरियस है, इतना ज्यादा डिटरमाइंड है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, तो यही सब चीजें तो वो एसएसबी में चेक करते हैं। ठीक है, और रादर देन एनडीए, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं, ठीक है, हर किसी को हार्ड वर्किंग इंसान चाहिए, हर किसी को कोई सिंसियर इंसान चाहिए जॉब फॉर, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी जॉब वगैरह होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, है ना, जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो देखो जब वो लोग देखेंगे कि ही इज एन एनटीएससी स्कॉलर, ठीक है, तो इस बच्चे ने क्लास 10th में एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो आप खुद सोचिए ना आपका क्या इंप्रेशन रहेगा सिलेक्शन बोर्ड पे। ठीक, इट गिव्स अ वाओ इंप्रेशन, इट गिव्स अ वाओ इंप्रेशन टू देम। ठीक है, तो ये सारे काफी ऐसे पॉइंट थे जो कि अदर देन स्कॉलरशिप आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए ना कितना अच्छा ये एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप तो आपको मिल रही है, और साथ ही साथ फ्यूचर में भी आपको काफ़ी सारी जगहों पे एनटीएससी के एग्ज़ाम, एनटीएससी के रिज़ल्ट की काफ़ी सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं ना। बट दुख की बात यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेनली रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है, ना उनके पेरेंट्स को पता है, ना उनके टीचर्स को पता है। तो वी विल ट्राई कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो कि फ़िलहाल जिनके पास अभी मौका है एग्ज़ाम में अपीयर होने का, है ना। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एवरीवन यू नो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ देयर आर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।